अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स क्लास। आज हम चैप्टर 19 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट जो है वो फुल चैप्टर को जो है वो अच्छे से समझेंगे, उसके आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस को समझेंगे पेपर में जो आने वाले हैं पंजाब बोर्ड के लिहाज से। उसके अलावा हम कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जितने भी क्वेश्चंस जो होंगे बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे मैं आपको इस वीडियो के अंदर लगवाऊंगा और एक ही वीडियो के अंदर हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो वक्त को जाया के बगैर स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर स्टूडेंट देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक डेफिनेशन बनती है इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो आप यहाँ पे लिख लें डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, यहाँ से फिर आपने आंसर लगाना है और ये सर्किट तक लगा लेना है। ठीक हो गया। तो आप देखें तो हमारे पास यहाँ से आप शुरू करें, यहाँ तक लगा लें। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वो शाख है, साइंस की वो शाख है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की हरकत को कंट्रोल किया जाता है ताकि मुख्तलिफ डिवाइसेस और सर्किट में काम कर सकें। ठीक है, तो यहाँ से भी पढ़ के देख सकें। इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study and control the flow of electron in devices and circuit। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक साइंस की वो शाख है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की हरकत को कंट्रोल किया जाता है ताकि हम उसे मुख्तलिफ डिवाइसेस और सर्किट में यूज कर सकें। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। आपने यहां से यहां तक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है जो आपने लिखना है वो है नेम सम फील्ड्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स इज यूज। मतलब ये कि वो आपने फील्ड्स बतानी है जहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, उनके नाम बताने। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी है एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन है। तो आपने ये 3 ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपने यहां से यहां तक इसका आंसर लगा लेना है। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम नीचे। इस ग्राफ के अंदर आपने बस इतना ही याद करना है। तो नेक्स्ट चले तो हमारे पास टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर को अगर हम देखें तो पहले आपने यहाँ पर डिफाइन लिखना है सेमीकंडक्टर और यहां से लेकर यहां तक आंसर लगा लेना है, यहां से यहां तक। ठीक हो गया। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सेमीकंडक्टर होता क्या है। देखें हमारे पास अगर आसान अल्फाजों में कहा जाए तो सेमीकंडक्टर ऐसा मादा होता है, ऐसा मटेरियल होता है मतलब जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ना बहुत ज्यादा होती है ना ही बहुत कम होती है, यानी कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान में होता है। मसलन तौर पर अगर कॉपर है तो वो एक कंडक्टर है, रबड़ है तो वो एक इंसुलेटर है, तो सिलिकॉन एक क्या है, सेमीकंडक्टर है। क्यों सेमीकंडक्टर है? क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी जो है वो लाया करती है कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान में। ठीक हो गया। कंडक्टर हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है और इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल पास नहीं करती। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे पास कंडक्टर है और ये इंसुलेटर होते हैं। तो इन दोनों के दरमियान की जो चीज है ना उसको हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो आपने यहां से लेकर यहां तक इसकी डेफिनेशन को कंप्लीट कर लेना है। फिर आप नेक्स्ट अगर क्वेश्चन यहां पर लिख लें, व्हाई आर सेमीकंडक्टर्स वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। फिर पढ़ के बता देता हूँ, अक्सर क्वेश्चन समझ नहीं आता बिकॉज जगह बहुत कम है तो छोटा छोटा करके लिखा हुआ है इसलिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। व्हाई आर सेमीकंडक्टर्स वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। तो आपने 2 का आंसर लगाना है यहां से यहां तक, जर्मीनियम तक। ठीक है, देयर आर वाइडली यूज से लगाना है और जर्मीनियम तक लगा लेना है। तो दे आर वाइडली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बिकॉज देयर कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल। हम लोग इसको ज्यादातर जो है ना सेमीकंडक्टर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज करते हैं बिकॉज जब हमने कंडक्टिविटी को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, और हम मोस्ट कॉमन एग्जांपल है सेमीकंडक्टर की जो कि कंडक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, दैट इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, तो आपने यहां से लेकर इसका यहां तक आंसर याद कर लेना है। नेक्स्ट अगर देखें तो डिफाइंड डोपिंग है कि हमारे पास डोपिंग क्या होता है। तो आपने डोपिंग का आंसर यहां से लगाना है, यहां से देयर कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज से स्टार्ट करना है और आपने यहां तक लगा लेना है, डोपिंग तक इज नॉन एज डोपिंग। तो अगर हम डोपिंग को देखें तो हमारे पास डोपिंग क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं।
तो वापस देखें, जब हम सेमीकंडक्टर में बहुत थोड़ी मिकदार में ना, जब हम सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी मिकदार में, स्मॉल अमाउंट में ना, हम जो है वो कोई इम्प्योरिटी को शामिल करते हैं ना, ताकि उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, तो उस अमल को हम डोपिंग कहते हैं। तो सिंपल क्या हो गया, जब हम सेमीकंडक्टर में बहुत थोड़ी सी मिकदार में किसी दूसरे इम्प्योरिटी को शामिल करते हैं ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो देयर कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, अ प्रोसेस नोन एज डोपिंग। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा यहां से लेकर यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्वेश्चन लिखना है, नेम टाइप्स ऑफ डोपिंग सेमीकंडक्टर। आपने सेमीकंडक्टर की जो है वो डोपिंग वाले की टाइप्स बताने, एग्जाम बताने। तो दो ही है हमारे पास, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहां से आपने आंसर लगाना है, देयर आर टू मेन टाइप्स। यहां से शुरू करना है और यहां पर खत्म कर देना है एन टाइप एंड पी टाइप पे। तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ डॉप सेमीकंडक्टर, दैट इज एन टाइप एंड पी टाइप। आप पूरा भी लिख सकते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक हो गया। तो डोपिंग से मुराद, आप डोपिंग का क्या याद करेंगे, डोपिंग से मुराद है एडिंग इम्प्योरिटी। ठीक हो गया। तो यहां से यहां तक मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नीचे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने यहां पर लिख लेना है कि डिफाइन एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसका आंसर यहां से शुरू हो रहा है और यहां पर खत्म हो रहा है। सबसे पहले आप ये समझें कि हमारे पास एन टाइप क्या होता है। इसमें जो है वो सिलिकॉन के अंदर ना एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, मसलन फास्फोरस मिला दिया या आर्सेनिक मिला दिया। ठीक है, तो आपको पेंटावेलेंट का पता होना चाहिए। पेंटावेलेंट से मुराद यानी जिसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। तो सिलिकॉन के सिर्फ 4 होते हैं ना, तो उसके 4 होते हैं। तो जब फास्फोरस सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाता है ना, तो उसके 4 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है ना, तो यानी वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करना शुरू कर देता है, आजाद घूमता रहता है। ठीक है, तो आपने बस ये याद कर लेना है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ pentavalent impurities such as phosphorus और arsenic is added to the silicon. N type semiconductor वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिसके अंदर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी स्मॉल अमाउंट में ऐड कर देते हैं सिलिकॉन के साथ। ठीक है, और जैसे फास्फोरस और आर्सेनिक हो गया। ठीक हो गया। तो आपने यहां से यहां तक इसकी आपने क्वेश्चन कर लेना है। और यहाँ पे मैंने एमसीक्यूज लिखा हुआ है, इससे मुराद है कि फास्फोरस और आर्सेनिक जो है वो हम सिलिकॉन में ऐड करते हैं। तो एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि सेमीकंडक्टर एंड टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर कौन से मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन सी इम्प्योरिटीज फास्फोरस और आर्सेनिक है, ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम नीचे चले तो वहां पर देखें, एक 5वां क्वेश्चन मैंने आपको लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये 5वां क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है व्हाई आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। फिर क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, अक्सर समझ नहीं आ रहा होता है इसलिए बार बार पढ़ता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। Why are free electrons produced in an n-type semiconductor? अब वो यहाँ पूछ रहा है कि आप बताएं कि n टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों बनता है। तो क्यों बनता था फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेते हैं जबकि 5वां इलेक्ट्रॉन आजाद रह जाता है, इसीलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनता है। ठीक है, तो यहां से इसका आंसर लगाना है यहां से यहां तक। These elements have 5 valence electrons, 4 covalent compound with silicon. हमारे पास कितने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 जो है वो सिलिकॉन के साथ क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं कोवेलेंट, while the fifth remain free to move. और जो 5th वाला होता है वो फिर क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। These free electrons are majority charge carrier which increase the conductivity of semiconductor. इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है वो कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की इंक्रीज होती जाती है। ठीक हो गया। तो यहां से आपने यहां तक लगा लेना है। होपफुली अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं नीचे, और नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ रहा है, तो वो हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर लें। क्वेश्चन ये मार्क करें कि डिफाइन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो क्या हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है वो आपने यहां लिख लेना।
तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि क्या होता है, इसे समझते हैं। इसमें सिलिकॉन के अंदर ना एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होता है, ठीक है। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को शामिल किया जाता है, मसलन बोरॉन हो गया और गैलियम हो गया, तो इन दोनों को शामिल किया जाता है। तो फिर अब दूसरे नंबर पर ये बात कि आपको ये पता होना चाहिए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी क्या होता है। तो ट्राइवेलेंट से मुराद यानी जिसके सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, तो सिलिकॉन को बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, लेकिन बोरॉन के अंदर सिर्फ 3 मतलब बोरॉन तो सिर्फ 3 देता है, तो इसीलिए एक जगह खाली रह जाती है। इसी खाली जगह को कहते हैं हम क्या कहते हैं, इस खाली जगह को हम होल्स कहते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे जो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर होल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो यहां से आपने यहां तक लगा लेना है। तो सिंपल पी टाइप क्या हो गया, हमारे पास सेमीकंडक्टर, ऐसा सेमीकंडक्टर जिसके अंदर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है सिलिकॉन के अंदर, ठीक है, कम मिकदार के अंदर, बोरॉन और गैलियम जैसे। ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम नीचे चलें तो ये सवाल लिखा हुआ है, व्हाट इज अ होल इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, के पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होल क्या है। तो होल आपके पास क्या है, तो सिंपल आपको बताया था, होल असल में कोई नया जर्रा नहीं होता, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन की कमी या खाली जगह होती है। करंट गुजरते वक्त दूसरे इलेक्ट्रॉन्स इस जगह को भरने आ जाते हैं ना, तो इस तरह होल आगे बढ़ता हुआ महसूस होता है पर बढ़ नहीं रहा होता। तो आपने यहां से यहां तक इसका आंसर लगा लेना है। होल्स एक्ट एज अ चार्ज कैरियर मूविंग थ्रू द क्रिस्टल एंड हेल्पिंग इन द करंट कंडक्शन, ठीक हो गया। तो मतलब इस तरह पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करते हैं और इसी की वजह से करंट जो है वो आराम सुकून से फ्लो करता रहता है, ठीक है। तो आपने यहां से यहां तक इसका निशान लगा लिया। तो अब जो है ना वो हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आ गए, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है डिफाइन पी एन जंक्शन है। तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेना है, डिफाइन पी एन जंक्शन, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक लिख लेना है, ठीक है, यहाँ तक सेमीकंडक्टर डायोड तक, ठीक हो गया। तो अभी हमारे पास पी एन जंक्शन क्या होता है, आसान अल्फाज में वजाहत करूं तो जब हम एक सेमीकंडक्टर मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ते हैं तो जो नया हिस्सा बनता है उसे हम पी एन जंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका सिर्फ ये है कि आप लिख लें n प्लस पी इज इक्वल टू जंक्शन, पी एन जंक्शन, ठीक है, कि पी टाइप एन टाइप को जब मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, पी एन जंक्शन बन जाता है, ठीक है। तो व्हेन n type and p type semiconductor are joined together they form a pn junction semiconductor diode, ठीक हो गया। तो यहां से यहां तक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आप पे क्वेश्चन लिखना है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिप्लेशन रीजन, कि हमारे पास ये डिप्लेशन रीजन क्या होता है, ये आप क्वेश्चन लिखें। अच्छा, तो आपने यहां से आंसर लगाना है एट द जंक्शन से लेकर यहां तक डिप्लेशन रीजन तक, ठीक हो गया। अगर आसान अल्फाज में देखें तो जब इलेक्ट्रॉन्स और होल आपस में मिल जाते हैं तो जंक्शन के दरमियान एक ऐसा हिस्सा बन जाता है जहां ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और ना ही होल्स रहते हैं, तो उस हिस्से को हम क्या कहते हैं, डिप्लेशन रीजन कहते हैं, ठीक है। एट द जंक्शन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनसाइड एंड होल विदाउट फ्री चार्ज कैरियर कॉल्ड डिप्लेशन रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा जंक्शन का हिस्सा बन जाता है जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो उनके रिकम्बाइन होने की वजह से क्या होता है कि वहां पर उस मतलब कंबाइन होने की वजह से क्या होता है कि जंक्शन के दरमियान एक ऐसा हिस्सा बन जाता है जहां ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ना ही आपके पास कोई होल्स रहता है। इसी हिस्से को हम क्या कहते हैं, डिप्लेशन रीजन कहते हैं, ठीक है। तो आपने यहां से स्टार्ट करना है और यहां तक लिख लेना है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो आपने लिखना है कि हमारे पास यहाँ पर ये यहाँ क्वेश्चन आप लिख लें, वाई इज अ डायोड कॉल्ड वन वे डिवाइस, ठीक है, ये आपने क्वेश्चन लिख लेना है। देखें वो कह रहा है कि डायोड को एक डिवाइस, एक रास्ते वाली डिवाइस क्यों कहा जाता है।
क्योंकि देखें अ डायोड इज लाइक वन वे रोड फॉर करंट अलाउइंग टू फ्लो ओनली वन डायरेक्शन एंड ब्लॉक इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। देखिए हमारे पास जो डायोड होता है ना वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो है वो करंट को फ्लो होने देता है। ठीक है, जैसे हम जो है वो गाड़ियां वगैरह चलती हैं ना रोड पर, वन वे रोड पर जिस तरह कार वगैरह चलती हैं तो गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में जाती रहती है ना, तो डायोड भी करंट को सिर्फ एक ही तरफ लेके जाने देता है, उसके अलावा डिफरेंट जगह पर नहीं जा सकते। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं कि ये वन वे डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो यहां से आपने आंसर लगाना है यहां तक। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखें तो आपने यहां पर लिख लेना है क्वेश्चन, व्हाट इज द रिक्वायर्ड फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। वो क्या रिक्वायर्ड टेम्परेचर है जिस सिलिकॉन और जर्मेनियम का। ठीक है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर बताना है फॉरवर्ड वोल्टेज के लिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हमारे पास फॉर द सिलिकॉन बेस्ड डायोड द रिक्वायर्ड वोल्टेज इज अबाउट 0.7 वोल्टेज एंड द जर्मेनियम बेस्ड डायोड इज इट अबाउट 0.3 वोल्टेज। तो सिंपल आपके पास क्या कह रहा है कि आपके पास जो डायोड है, सिलिकॉन डायोड है, उसके लिए 0.7 वोल्टेज चाहिए होता है, और जो आपके पास दूसरा जर्मेनियम डायोड है और जर्मेनियम डायोड के लिए आपको 0.3 वोल्टेज चाहिए होता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों वैल्यूज को आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो मैंने नीचे ग्राफ पे चलते हैं तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर डायोड। कि सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है, ये क्वेश्चन लिख लें। इसका आंसर आपने यहां से लगाना है आ सेमीकंडक्टर से लेकर डायरेक्शन तक। ठीक हो गया। पहले हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड होता क्या है। तो देखें आसान अल्फाज में बताऊं तो सेमीकंडक्टर डायोड एक डिवाइस पीएन जंक्शन डिवाइस है। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर है ना वो एक पीएन जंक्शन डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट की सिर्फ एक डायरेक्शन में गुजरने देती है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पास कर रहे होते हैं ना सर्किट से, उसको एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराती है, उसकी डायरेक्शन को चेंज होने ही नहीं देती। ठीक है, तो सिंपल क्या हो गया, सेमीकंडक्टर डायोड एक ऐसा पीएन जंक्शन है जो इलेक्ट्रिक करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में गुजरने देती है। ठीक हो गया, तो यहां से लेकर यहां तक आपने कर लेना है। अ सेमीकंडक्टर डायोड आल्सो नोन एज पीएन जंक्शन अलाउ करंट टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने जो क्वेश्चन लिखना है वो ये लिख लें, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो इसका आंसर आपने जो लगाना है फॉरवर्ड बायस का वो यहां से लगाना है, द डायोड से लेकर यहां तक टर्मिनल ऑफ अ बैटरी तक। अगर फॉरवर्ड बायस को देखें तो अगर पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़े ना तो उसे कहते हैं फॉरवर्ड बायस। ठीक हो गया, सिंपल बता रहा हूं, जब डायोड करंट गुजारता है ना तो उसमें अगर हम पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप को जो है एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ें तो उसे हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं। ठीक है, द डायोड कंडक्ट करंट व्हेन द पी साइड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द एन साइड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक हो गया, अब होपफुली आपको ये फॉरवर्ड बायस क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो वो हमारे पास ये ऊपर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 7 देखें, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस के दौरान क्या होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिख लें, यहां से आंसर लगाना है 7 का, यहां से लेकर यहां तक करंट थ्रू द डायोड तक। ठीक है, करंट थ्रू द डायोड तक लगा लें। अब इसमें यह है कि हमारे पास देखें, आसान अल्फाज में बताता हूं कि फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन रीजन जो होता है वो छोटी हो जाती है, पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से जंक्शन पार कर लेते हैं और करंट बहना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है इन फॉरवर्ड बायस द अप्लाइड वोल्टेज रिड्यूस द पोटेंशियल बैरियर एट द जंक्शन। क्या होता है कि जब हम फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होता है कि रिड्यूस हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है, एंड द नैरो द डिप्लेशन रीजन, और जो डिप्लेशन रीजन है वो छोटी हो जाती है, एंड दिस अनेबल चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स टू इजीली क्रॉस द जंक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है इलेक्ट्रॉन आसानी से जंक्शन को पार कर लेते हैं,
एंड कॉजिंग द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द डायोड, और करंट बहना शुरू हो जाता है डायोड से। क्लियर होगी बात यहां से यहां तक लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो जो आपने लिखना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये वाला लिखना आपने, व्हाट इज रिवर्स बायस, व्हाट इज रिवर्स बायस। और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपने यहां से लगाना है इन कॉन्ट्रास्ट, इन कॉन्ट्रास्ट से स्टार्ट करना है और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी तक लगाना है, यहां तक। ठीक हो गया, तो इसका निशान लगा लें। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास रिवर्स बायस क्या होता है। अगर देखें बेटा, पी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें तो इसे हम रिवर्स बायस कहते हैं। फिर एक बार बता रहा हूं कि अगर हम पी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दें तो इसे हम रिवर्स बायस कहते हैं। ठीक हो गया, तो आपने यहां से यहां तक लगा लेना है। इन कॉन्ट्रास्ट व्हेन द पी साइड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड द एन साइड टू द कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक हो गया, नेक्स्ट आप क्वेश्चन लिख लें, व्हाट हैपन ड्यूरिंग रिवर्स बायस, कि रिवर्स बायस के दौरान क्या होता है, तो वो आपने देखना है। पहले आप क्वेश्चन लिख लें, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग रिवर्स बायस। ठीक हो गया, और इसका आंसर लगाना है, इन से स्टार्ट करना है और नेक्स्ट पेज पर आए तो यहां तक लगाना है इसका जवाब, यहां तक। ठीक है, नॉन एज लीकेज करंट। ठीक हो गया, यहां तक आपने इसका आंसर लगा लेना है। अब हम इसको देखते हैं कि होता क्या है। तो हमारे पास देखें, जो रिवर्स बायस होता है उसके अंदर डिप्लेशन रीजन जो होता है वो मजीद छोटी हो जाती है, और उसके अलावा क्या बता रहे हैं, मजीद छोटी हो जाती है और पोटेंशियल बैरियर जो है वो इंक्रीज कर जाता है, मतलब बढ़ जाता है। अच्छा, यहाँ पर आप एक क्वेश्चन लिख लें, व्हाट इज लिंकेज करंट। ठीक हो गया, लिंकेज करंट यहाँ पर क्वेश्चन लिख लें। अच्छा, अक्सर बच्चे ना समझते हैं कि रिवर्स बायस में करंट मुकम्मल बंद हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत ही ना मामूली सा करंट फिर भी बहती है। ठीक है, याद रखना है, इसी करंट को हम कहते हैं लिंकेज करंट। ठीक है, फॉरवर्ड बायस के अंदर बहुत थोड़ी सी अमाउंट में ना, बहुत थोड़ी सी अमाउंट में करंट फिर भी बह जाती है, जिससे हम क्या कहते हैं, लिंकेज करंट कहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से देखें, अगर आपके पास पानी की बोतल है, ठीक है, अब जैसे पानी की बोतल बंद हो ना, लेकिन फिर भी एक दो कतरे निकल जाए ना, बिल्कुल वैसे ही रिवर्स बायस में थोड़ी सी करंट निकलती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, लिंकेज करंट कहते हैं। आप यहां से लेकर यहां तक इसमें लगा लेना। ठीक हो गया, नेक्स्ट अगर नीचे आ जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज द IV कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ अ डायोड। अच्छा, तो इसके अंदर आपने ग्राफ को देखना होता है। देखिए, ग्राफ हमारे पास क्या बताता है, ग्राफ हमें बता क्या रहा है, बेसिकली हमें ये बता रहा है कि पहली बात ये कि फॉरवर्ड बायस में करंट आसानी से बहता है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में करंट आसानी से बहता है। ठीक है, दूसरा वो ये बता रहा है कि रिवर्स बायस में तकरीबन कोई करंट नहीं बहती, सिर्फ लिंकेज करंट होता है। ठीक है, लिंकेज करंट कौन सा करंट था, वही जो जरा सा मामूली सा करंट जो है ना वो बह जाता है, उसको हम लिंकेज करंट कहते हैं, वो बह जाता है। ठीक है, तो ये हमें ये ग्राफ सिर्फ बस यही शो कर रहा है। ठीक है, ग्राफ के अंदर दो बातें ही बता रहा है। अब देखें, हमारे पास जैसे डायोड है ना, वो बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है, इसकी इस खुसूसियात की वजह से। ठीक हो गया, तो आपने इसका आंसर यहां से यहां तक लगाना है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, द टिपिकल करंट वोल्टेज AI characteristics curve diode. In this graph, the diode conduct a significant current in on the forward bias, while the reverse bias it blocks the current almost completely. तो मतलब इसको आप यहाँ तक याद कर लें, ये थोड़ा लगा हुआ है, यहां तक कर लें। ठीक है, वही बात बता रहा है कि आप देख लें कि इसके अंदर भी वो यही कह रहा है कि ग्राफ में दो ही बातें बता रहा है कि एक तो ये कि फॉरवर्ड बायस में एक ही डायरेक्शन में करंट बहना शुरू हो जाता है, और रिवर्स में तकरीबन सारा करंट ही क्या होता है, वो होता है ब्लॉक होता है, नहीं बहता। ठीक है, बस लिंकेज करंट जो है वो बहता है, जो कि एक दो ड्रॉप होता है। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है, मेंशन सम एप्लीकेशन ऑफ अ डायोड। हमने कुछ एप्लीकेशंस बतानी है डायोड की, तो वो है रेक्टिफायर्स, वोल्टेज रेगुलेटर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। ठीक हो गया, तो आपने जो है वो ये तीनों लिख लेने हैं। और यहाँ पर जो वो पूछ रहा है ना, उसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास बेसिकली ये रेक्टिफायर करता क्या है।
तो अगर आप देखें तो रेक्टिफायर का काम क्या है, एसी को डीसी में तब्दील करना। और अगर हम वोल्टेज रेगुलेटर की बात करें तो ये वोल्टेज को स्टेबल करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस के अंदर भी हम यूज करते हैं, जैसे करंट को ऑन और ऑफ करता है, ठीक है। स्विच करंट को ऑफ और ऑन करता है। तो ये तीन जो है ना वो आपने एप्लीकेशन याद कर लेनी है। नेक्स्ट हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या है, लाइट, ठीक है। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक हो गया। एलईडी एमसीक्यूज आ सकता है। एलईडी स्टैंड फॉर, तो आपको पता होना चाहिए एलईडी स्टैंड फॉर क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड है, ठीक हो गया। अब आसान अल्फाज में हम पहले समझते हैं कि हमारे पास लाइट इमिटिंग डायोड होता क्या है। ये हमारे पास देखें कहता है कि ये एक ऐसा जो है ना सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ये करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में गुजरने देती है और साथ ही रोशनी भी पैदा करती है। दो काम करिए, एक डायरेक्शन में करंट को पहुंचाती है और साथ साथ लाइट भी इमिट करती है, ठीक हो गया। तो यहां से आपने इसका आंसर लगाना है, यहां से यहां तक, ठीक है। और क्वेश्चन लिखना है व्हाट इज एन एलईडी, ठीक हो गया। यहां से एलईडी से लेकर यहां तक होज तक करना है, ठीक है। अ लाइट इमिटिंग डायोड इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। जो लाइट इमिटिंग डायोड है वो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि करंट को फ्लो होने देती है एक डायरेक्शन में। लाइक अ टिपिकल डायोड एंड इमिट लाइट व्हेन इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन विद होज। जब होज और इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिल जाते हैं ना तो वो एक रोशनी पैदा करते हैं, रोशनी इमिट करते हैं, ठीक है। यहां तक आपने लगा लेना है। नेक्स्ट आपने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेना, व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एलईडी। आपने बेसिक स्ट्रक्चर बताना है एलईडी का, ठीक हो गया। तो इसका आंसर आपने क्वेश्चन नंबर 5 का लगाना है। यहां से इट कंसिस्ट से लेकर मटेरियल तक, इट कंसिस्ट से स्टार्ट करें और इस मटेरियल्स तक लगा लें, ठीक है। कहता है इट कंसिस्ट ऑफ अ पीएन जंक्शन मेड फ्रॉम अ पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल, ठीक है। तो इसका बेसिक क्या है, एलईडी की बुनियादी साख्त ना एक पीएन जंक्शन पर मुश्तमिल होती है जो कि पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर से बनती है, ठीक हो गया। तो आपने यहां से यहां तक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है व्हाट हैपन व्हेन एलईडी कनेक्ट फॉरवर्ड बायस। क्या होगा जब हम फॉरवर्ड बायस के साथ एलईडी को जब कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिख लें। तो हमारे पास देखें फॉरवर्ड, जब एलईडी को फॉरवर्ड बायस दिया जाता है ना तो उसका डिप्लेशन रीजन जो होता है ना, डिप्लेशन रीजन कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन आसानी से जंक्शन पार करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में मिल जाते हैं। इस अमल को हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। जैसे हम रिकम्बाइन लिख रहे हैं ना, इसको रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो जब ये रिकॉम्बिनेशन होती है तो एनर्जी खारिज होती है, बहुत सारी एनर्जी खारिज हो जाती है, रिलीज हो जाती है। किस फॉर्म में होती है, फोटोन की फॉर्म में, और ये और रोशनी की सूरत में। और जो फोटोन की फॉर्म में होती है लेकिन हमें नजर किस में आ रही होती है, लाइट की सूरत में, रोशनी की फॉर्म में, ठीक है। तो आपने यहां से लगाना है एज से लेकर विजिबल लाइट तक, ठीक हो गया। ये सवाल भी यहां से यहां तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डज एन एलईडी इमिट लाइट। व्हाई डज एन एलईडी इमिट लाइट, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आपने 7 का लगाना है। यहां से एज से लेकर और यहां तक लगा लें, विजिबल लाइट तक। एज से स्टार्ट करना और विजिबल लाइट तक लगा लेना है, ठीक हो गया। अब देखें वो यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास जो एलईडी है वो रोशनी क्यों पैदा करती है। तो आसान अल्फाज में वही बात, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में रिकम्बाइन हो जाते हैं, ठीक है। उनके रिकम्बाइन होने से ये एनर्जी फोटोन की शक्ल में होती है, ठीक है। उसके दौरान बहुत सारी एनर्जी खारिज हो रही है ना, तो वो फोटोन एनर्जी की फॉर्म में आ जाती है, इसीलिए एलईडी रोशनी पैदा कर देता है, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या याद रखना है, सिंपल सा तरीका याद रखें कि फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में रिकम्बाइन करते हैं और इस दौरान एनर्जी खारिज होती है और ये एनर्जी फोटोन की शक्ल में होती है, इसलिए एलईडी रोशनी पैदा करती है, ठीक हो गया। तो यहां से करना है, एज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन टाइप मटेरियल मूव अक्रॉस एंड रिकम्बाइन विद होल्स एंड पी टाइप मटेरियल, एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन क्रिएटिंग विजिबल लाइट। अब होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन लास्ट देखें इसका, इस पेज का, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर इन एलईडी सर्किट। कि हमारे पास
जो फंक्शन है वो वॉल्ट मीटर और एम मीटर क्या होता है एलईडी सर्किट के अंदर, इनका फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो वॉल्ट मीटर है ना वो हमारे पास क्या करता है कि एलईडी के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है ना उसको मेजर करता है। ठीक है, एलईडी के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको मेजर करता है वोल्ट मीटर। ठीक हो गया। और एम मीटर क्या करता है, एम मीटर जो है वो सर्किट में बहने वाले करंट को मेजर करता है। ठीक है, जो करंट उस सर्किट के अंदर बह रहा होता है ना, फ्लो कर रहा होता है, उसको मेजर करता है। और ये एम ए जो है ना वो मिली एम्पेयर है। ठीक हो गया, तो ये इस पेज के भी क्वेश्चंस क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। आए तो हमारे पास देखें नया टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज कन्वर्जन फ्रॉम एनालॉग टू द डिजिटल डाटा। तो जिसमें सबसे पहले हमारे पास स्टेप क्या है, अगर हमने एनालॉग को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, तो जैसे हम एडीसी कहते हैं ना डिवाइस, उसी के 3 मेन स्टेप्स क्लियर करके उसने बताए हुए एडीसी के कि वो किस तरह काम करता है। पहला स्टेप क्या है, सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या है, द कंटिन्यूअस एनालॉग सिग्नल इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल। एनालॉग सिग्नल को बार बार जो है ना बराबर वक्त के अंदर बार बार मेजर करना, मतलब हर लम्हा कंटिन्यूअसली मेजर करते जाना, ये हमारे पास सैम्पलिंग होता है। सैम्पलिंग का सिंपल वर्ड इसका मीनिंग याद रखें कि बार बार मेजर करना। ठीक हो गया। पहला स्टेप क्या होता है कि हम एनालॉग सिग्नल को बार बार जो है ना वो वक्त के लिहाज से उसको मेजर करते हैं, हर लम्हे के लिहाज से मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर अगर हम चलें तो हमारे पास आता है चीज का दूसरा स्टेप, और दूसरे स्टेप में वो हमारे पास क्या बता रहा है वो देखते हैं। अच्छा, दूसरे स्टेप में वो हमारे पास कहता है कि क्वांटाइजेशन। यहाँ पर आपने क्वेश्चन लिख लेना है, डिफाइन क्वांटाइजेशन। ठीक है, कहता है ईच सैंपल्ड वैल्यू इज राउंडेड टू द नियरेस्ट प्री डिफाइंड लेवल। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है क्वांटाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले आपको आसान अल्फाज में समझाता हूं। जब एडीसी मुख्तलिफ सैंपल ले लेता है ना तो हर सैंपल की असल वैल्यू आती है। तो अब ये कंप्यूटर डेसिमल वैल्यू नहीं समझता, तो इसीलिए क्या करते हैं, हर वैल्यू को ना करीब तरीन मुकर्रर लेवल पर ले जाया जाता है। इसी अमल को हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। मैं आपको एक आसान अल्फाज से, आसान एग्जांपल से समझा देता हूँ। फर्ज करें कि आपके पास जो है ना एक नंबर है जो है कि वो है 4.6, ठीक है, या 4.7 कर लें। तो ये आपके पास एक नंबर है। ठीक है, तो अगर आप इससे पूरे नंबर को, इसका कोई एक पूरा नंबर रखना चाहते हैं तो आप इसका पूरा नंबर क्या रखेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो ये तकरीबन बन जाएगा 5। ठीक हो गया ना, तो ये नंबर बन जाएगा 5। तो इसी को, ये हमने नियरेस्ट नंबर राउंड ऑफ किया ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, सिंपल आपने याद रखना है, नियरेस्ट वैल्यू, करीबी वैल्यू। ठीक है, तो डेसिमल वो समझता नहीं है कंप्यूटर, इसलिए। तीसरा स्टेप आता है एनकोडिंग। अब हमारे पास एनकोडिंग क्या होता है कि अब क्वांटाइज वैल्यू को ना हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। बाइनरी का मतलब क्या है कि यानी 0 और 1 की शक्ल दे देते हैं। इस अमल को हम एनकोडिंग कहते हैं। द क्वांटाइज वैल्यू आर द कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी नंबर 0 एंड 1। ठीक है, तो हम जो क्वांटाइज वैल्यू होती है उसको हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं 0 और 1 के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, एनकोडिंग कहते हैं। एक मिसाल से समझाऊं तो अगर वोल्टेज किसी खास लेवल पर आए तो 0010 या 1011, ठीक है, जैसी बाइनरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। ठीक है, इसे ये एनकोडिंग कहते हैं। अब अगर नीचे देखें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डीएसी। अब ये डीएसी क्या है, सिर्फ 3 स्टेप्स जो है वो हम देखते हैं इसके भी, या इसको समझ लेते हैं आसान अल्फाजों में। देखिए हमारे पास जो है वो डाटा डी से मतलब DAC से मुराद क्या है, DAC से मुराद है कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब ये डिजिटल डाटा को दोबारा एनालॉग में तब्दील करता है। ठीक है, ये ऐसी डिवाइस होती है जो दोबारा से जो डिजिटल डाटा होता है ना उसको एनालॉग में तब्दील कर देता है। ठीक है, तो यहां से इसका आंसर है, यहां से यहां तक। तो देखें लिखा हुआ है कि वंस प्रोसेस अ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कैन कन्वर्ट बाइनरी डाटा बैक इनटू द एनालॉग सिग्नल फॉर आउटपुट सच प्लेइंग अ साउंड थ्रू अ स्पीकर। तो कह रहा है कि ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर डीएसी एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बाइनरी को वापस कन्वर्ट कर देता है किसमें, एनालॉग में, आउटपुट के लिए। सच है जैसे हम एक साउंड है, स्पीकर है,
तो उसमें से आवाज सुनना चाहते हैं, तो स्पीकर तो बाइनरी नहीं लैंग्वेज समझता, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, सिंपल मिसाल के साथ समझ लेते हैं कि कंप्यूटर के अंदर गाना लगा तो वो 0 और 1 को समझ लेगा, उस शक्ल में महफूज होता है। स्पीकर को तो आवाज चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, DAC बाइनरी डाटा डिवाइस यूज करते हैं जो दोबारा आवाज पैदा कर देती है। ठीक हो गया। तो इसी वजह से हमें फिर स्पीकर से आवाज आती है। तो यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है, ADC और DAC में फर्क क्या है। ADC दाखिल होने वाली आवाज को कंप्यूटर की जुबान में तब्दील करता है और DAC क्या करता है, कंप्यूटर की जुबान को दोबारा आवाज में तब्दील करता है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम नीचे चलें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, बुलियन लॉजिक्स। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बुलियन लॉजिक है। तो इसके अंदर हम देखते हैं, देखिए ये कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स की ना बुनियाद है, ये याद करना है। ये एक ऐसा निजाम है जिसमें सिर्फ 2 ही हालतें हो सकती हैं, या ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है। पॉसिबल स्टेट इसकी 2 हैं, या तो ये ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है। ठीक है, these states are represented by 1 और 0 रिप्रेजेंटली। ठीक है, आप इसको 0 और 1 से शो करते हैं। तो यहां से लेकर आपने यहां तक इसका आंसर लगा लेना है, और क्वेश्चन जो आपने यहां पर लिखना है वो लिखना है, व्हाट आर 2 पॉसिबल स्टेट्स ऑफ अ बाइनरी वेरिएबल। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लेना और यहां से इसका यहां तक आंसर लगा लेना है। ठीक हो गया। देखें, ये याद रखें कि हमारे पास जो ये ऑन और ऑफ है ना, इसमें आसान मिसाल से मैं आपको एक चीज एक मिसाल से भी समझाना चाहूंगा। अगर देखें, घर का जो स्विच होता है ना, वो ऑन होगा या ऑफ होगा, दरमियान में कोई चीज नहीं होती, ऐसे ही है ना। तो ये हमारे पास बुलियन लॉजिक है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बुक में देखें तो बुक में ना वो लैंप की एक आपको एग्जांपल दे रहा है, समझाना चाह रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर स्विच खुला हो ना तो करंट जो है वो नहीं बहेगी। अगर स्विच खुला हुआ है तो करंट नहीं बहेगी। लैंप इनपुट क्या होगा, इनपुट उस वक्त 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। और आउटपुट भी क्या होगा, 0 होगा उस वक्त। ठीक हो गया, आउटपुट भी 0, इनपुट भी 0। लेकिन अगर स्विच बंद हो तो करंट बहेगी और जो लैंप है वो रोशन हो जाएगा, तो उसकी इनपुट भी जो है वो 1 हो जाएगी और उसकी आउटपुट भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये बुक वाले ने लैंप की एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है, तो मैंने भी आपको बता दिया। ठीक हो गया। यहाँ पर आपने एक क्वेश्चन लिखना है, हु डेवलप बुलियन अलजेब्रा। किसने ये दरियाफ्त किया था बुलियन अलजेब्रा को। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपने यहां से लगा लेना बेटे, यहां से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, जॉर्ज बुली डेवलप द बुलियन अलजेब्रा। उस साइंटिस्ट का क्या नाम था, जॉर्ज। ठीक है, इसे जॉर्ज पढ़ते हैं, जॉर्ज बुली डेवलप बुलियन अलजेब्रा। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। तो अब अगर हम नीचे चलें तो हमारे पास देखें, यहाँ पर उन्होंने कुछ बताया हुआ है, सही बताया हुआ है कि ये इस्तेमालात कहाँ हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसको हम बहुत सारे देखें, ये ज़हन में रखें कि बुलियन अलजेब्रा को आप कंप्यूटर में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, लॉजिक गेट्स में, ADC में और डिजिटल सर्किट में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ लें कि जहां कंप्यूटर होगा ना, जहां पर भी कंप्यूटर होगा वहां पर बुलियन अलजेब्रा लाजमी होता है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक बिट है और एक बाइट है, तो आपने यहाँ पर लिख लेना डिफाइन बिट। ठीक हो गया। तो बाइनरी वैल्यूज बिट वेयर ईच बिट इज आइदर 0 और 1। बिट आपके पास क्या है कि बाइनरी वैल्यूज की जो है वो बिट जो है तो वो आपके 0 या 1 हो सकती है। अब बाइट इज फॉर्म यूजिंग 8 बिट्स विच रिप्रेजेंट डाटा इन कंप्यूटर। और जो बाइट होता है ना वो 8 बिट के बराबर होता है। ठीक है, जो कि हम कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट करते होते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर आपने जो है वो क्वेश्चन लिख लेना है एक, व्हाट आर बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस। ठीक है, आपने बेसिक यहां से इसका आंसर लगाना है 4 का, यहां से यहां तक। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है बुलियन अलजेब्रा यूजेस 3 बेसिक लॉजिक ऑपरेशन, एंड, और नॉट। जो हमारे बेसिक है ना, बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस है वो हमारे पास कौन कौन से, एंड है और नॉट है। ठीक हो गया। एक और क्वेश्चन आपने लास्ट इस पेज का जो क्वेश्चन लिखना है वो लिखना है, व्हाट इज लॉजिक गेट्स, कि लॉजिक गेट्स होता क्या है। ठीक है, और इसका आंसर आपने यहां से लगा लेना है, दीज से लेकर यहां तक। ठीक है, यहां तक आपने इनपुट एंड आउटपुट तक लगा लेना है।
अब हमारे पास लॉजिक गेट क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जो बाइनरी इनपुट लेकर ना बाइनरी आउटपुट देते हैं। ठीक है, बाइनरी इनपुट लेकर बाइनरी आउटपुट देते हैं, इन्हें हम लॉजिक गेट्स कहते हैं। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो ये हमारे पास नया टॉपिक है 19.2 एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले आप यहाँ क्वेश्चन लिखे, व्हाट आर मेन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की कौन सी जो है वो कौन कौन सी मेन टाइप्स होती हैं। तो यहाँ से इसका आंसर लगाना है 1 का, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक लगा लेना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की 2 मेन टाइप्स होती हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। ठीक है, ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये 2 टाइप्स हैं, आपने यहां से यहां तक लगा लेना है। ठीक है, अब हमारे पास देखें यहाँ पर नीचे आपने क्वेश्चन यहाँ लिखना है, डिफाइन एनालॉग सर्किट। तो इसका आंसर आपने यहां से स्टार्ट करना है और यहां तक लगा लेना है। ठीक है, उसके आगे इसकी एग्जांपल दी हुई है, आपने ये लाजमी लिखनी है। यहाँ फॉर एग्जांपल से लेकर यहां से स्टार्ट करना है और यहां तक लगा लेना है। उसके अलावा अगर हम नीचे चले, पहले आप सारे निशान लगा ले ताकि फिर मैं एक ही दफा समझाऊं। तो यहाँ पर हमारे पास देखें क्वेश्चन आपने लिख लेना है, डिजिटल सर्किट है ना, इसी के ऊपर लिख लें डिफाइन। तो यहां से आपने स्टार्ट करना है और यहां तक लिख लेना है। फिर उसके बाद इसकी जो एग्जांपल है वो यहाँ से दीज से लेकर यहाँ तक लैंप तक लगा ले। ये इसकी एग्जांपल है, मैंने छोटा सा करके EXM लिखा है। ठीक है, EXP लिखा है, इसका मतलब एग्जांपल है। यहाँ से दीज से शुरू करें, लैंप तक लिख लें। उसके अलावा आप यहाँ क्वेश्चन लिखें, Why is an ADC यूज, कि ADC को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 2। तो उसका आंसर आप लगाएं यहां से लेकर एन एनालॉग से लेकर आपने कंप्यूटर तक लगा लेना है। उसके अलावा आपने जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपने लगाना है, हाउ डज एन ADC वर्क। ठीक है, ADC वर्क कैसे करता है, आपने यहां से लगाना है और यहां तक लगा लेना है। अब मैंने आपको इस पेज के जो है वो क्वेश्चन लगवा लिए, अब हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। ये ठीक है। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास एनालॉग की बात करें तो हमारे पास एनालॉग क्या है। एनालॉग हमारे पास देखें सर्किट है, एक ऐसा सर्किट होता है। एनालॉग एक ऐसा सर्किट है जिसमें वोल्टेज और करंट मुसलसल कंटिन्यूअसली तब्दील होता है। ठीक है, एनालॉग सर्किट ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनके अंदर जो है वोल्टेज और जो करंट है ना वो मुसलसल तब्दील होते रहते हैं, कंटिन्यूअसली चेंज आता रहता है। ठीक है, उस सर्किट को हम क्या कहते हैं, एनालॉग सर्किट कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि पंखे का जो रेगुलेटर है ना, आप स्पीड को 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ठीक है, फिर 5 है, के दरमियान से ना आहिस्ता आहिस्ता बढ़िए कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसीलिए इसको हम एनालॉग कहते हैं। ठीक है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता क्या करती है, बढ़ती है या आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप यहाँ पर अगर बुक की एग्जांपल देखें तो उससे एग्जांपल दी हुई है, फॉर एग्जांपल एन एनालॉग मीटर। ठीक है, एनालॉग मीटर यूजेस अ पॉइंटर मूविंग ओवर अ कंटिन्यूअस स्केल टू डिस्प्ले रीडिंग। अब देखें उसने बुक के अंदर आपको एक एग्जांपल दी हुई है एनालॉग मीटर की। इसमें पॉइंटर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता हरकत करता है, एकदम जंप नहीं करता। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हरकत करता है और हमें अब रीडिंग जो है वो नजर आ रही होती है कंटिन्यूअसली। ठीक है, एकदम जंप करेगा तो फिर तो वो एनालॉग ना हुआ। ठीक हो गया, तो एनालॉग को हम बहुत सारी जो है वो सर्किट्स के अंदर यूज कर रहे हैं। एनालॉग किस किस सर्किट्स के अंदर यूज कर रहे हैं, जैसे हमारे पास देखें एम्पलीफायर के अंदर हम यूज कर रहे हैं, वेरिएबल रजिस्टर के अंदर यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास लाइट डिमर्स होती हैं, उसके अंदर इस्तेमाल करें। तो आपने ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से भी और क्वेश्चन के हवाले से भी, कि आप इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, किन डिवाइसेस में कर रहे हैं, किन सर्किट्स के अंदर कर रहे हैं। तो आपने ये याद रखना है, एम्पलीफायर्स के अंदर, वेरिएबल रजिस्टर के अंदर, और एक आप खुद से लिख लें लाइट डिमर्स के अंदर। ठीक है, जो यहाँ पे नीचे करके इसने लिखा हुआ है लाइट डिमिंग आ लैंप, तो ये भी ठीक है, तो ये आप कर लें। ठीक हो गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन वो कर सकता है कि एनालॉग सर्किट कहाँ इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ चले तो उसमें आता है डिजिटल सर्किट।
तो देखें, आप ये देखें कि हमारे पास जो डिजिटल है ना, वो दुनिया में जो है ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो डिजिटल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है एनालॉग से। ये सिर्फ दो चीजों मतलब दो चीजें समझती हैं, एक हाई और एक लो, या हाई या लो, या जीरो या वन। ठीक है, ये हाई समझ सकता है डिजिटल सर्किट, या लो समझ सकता है, या जीरो और वन। जीरो और वन से मुराद बाइनरी सिस्टम को समझ सकता है। हमारे जितने भी कंप्यूटर है ना, वो बाइनरी सिस्टम को ही समझते हैं। तो अगर हम डेटा सर्किट की बात करें आसान अल्फाज में, क्या होगा, डेटा सर्किट में वोल्टेज सिर्फ दो वैल्यूज रखती हैं, या लो रखती है या हाई रखती है। ठीक है, या जीरो रखती है या वन रखती है। ठीक हो गया। इन डेटा सर्किट वोल्टेज हैव ओनली टू वैल्यूज, हाई और लो, या जीरो और वन। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूज कहाँ हो रहे हैं। तो अगर हम देखें तो ये हमारे बहुत सारी जगहों पे यूज हो रहे हैं। जैसे हमारे पास देखें कंप्यूटर के अंदर यूज होता है, उसके अलावा टेलीफोन के अंदर, रडार सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये सारा लिखा हुआ उसने। देखिए ना, वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न टेलीफोन्स में, रडार सिस्टम में, इंडस्ट्रियल में। ठीक है, इंडस्ट्रियल मशीन्स में, मेडिकल इक्विपमेंट्स में। ठीक है, ये बहुत सारी देखें इसने यूज लिखे हुए, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ आ सकता है क्वेश्चन कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ इस्तेमाल होती हैं। तो ये सारे जो है ना, ये चीजें सारे सर्किट्स हैं जिनके अंदर वो इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो आपने ये कर लेना है, ये पता चले आप लोग करें ना। ये मैंने सवाल यहाँ नहीं लिखा, पर आपको मैंने बता दिया, अब आपने यहाँ से याद कर लेना है। ठीक है, थोड़े से चार आप पॉइंट्स याद, मतलब चार वैल्यूज, चार जो है ना वो आप नेम याद करने काफी है। ठीक है, मॉडर्न टेलीफोन्स, रडार सिस्टम, इंडस्ट्रियल मशीन, मेडिकल इक्विपमेंट्स, बस। ठीक हो गया, तो ये आपने लिख लेना है। नेक्स्ट, अगर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताया था कि वाई इज एन एडीसी यूज, कि हम एडीसी को क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बहुत अहम सवाल है एडीसी का। देखें, मैं आपको पहले एक चीज समझाऊं। अगर हमारी आवाज और रोशनी एनालॉग है तो कंप्यूटर इन्हें कैसे समझता है। ठीक है, यानी सबसे अहम कॉन्सेप्ट है कि कंप्यूटर सिर्फ जीरो और वन समझता है। ठीक है, इसीलिए हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तब्दील करे। तो उसी डिवाइस को तो हम एडीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडीसी कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर हमारे पास कैसे इस्तेमाल होगा, तो एडीसी इस्तेमाल किया जाता है ताकि एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट किया जा सके डिजिटल सिग्नल में। ठीक है, तो इसी के बाद कंप्यूटर इसे प्रोसेस करता है और हमें जो है वो डाटा देता है। ठीक है, तो यहां से यहां तक आपने आंसर लगाया हुआ है। एनालॉग डिजिटल कन्वर्टेड इज यूज कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू द बाइनरी फ्रॉम द प्रोसेसिंग बाय कंप्यूटर। सबसे पहले एनालॉग जो है वो डिजिटल में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, फिर कंप्यूटर जीरो और वन की लैंग्वेज को समझता है, प्रोसेस करता है, फिर कंप्यूटर जो है वो हमें आउटपुट दे देता है। ठीक है, तो एडीसी की वजह से होता है ये काम। यहां से तक आपने इसका आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है हाउ डज एन एडीसी वर्क, कि जो हमारे पास एडीसी है वो काम किस तरह करता है। ठीक है, तो हम देखें तो हमारे पास इसका आसान वजाहत ये है कि एडीसी तीन आसान मरलात पर काम करता है। पहला मरला ये होता है कि वो सैम्पलिंग करता है। सैम्पलिंग से मुराद क्या है, एडीसी पहले एनालॉग सिग्नल को छोटे छोटे वक्त के वक्तों पर मेजर करता है, मतलब छोटे छोटे मतलब सेकंड्स के अंदर मेजर करता है। फर्ज करें, आसान अल्फाज से बताता हूं कि फर्ज करें कि आप हर सेकंड बाद किसी बच्चे की हाइट नोट करें, तो इसी तरह एडीसी भी सिग्नल को बार बार मेजर करता है। ठीक है, तो उसके अलावा अगर दूसरा इसका मरला देखें तो वो ये है कि हर सैंपल की वोल्टेज मालूम की जाती है। ठीक है, दूसरे मरले में क्या करता है, ये हर सैंपल की वोल्टेज को मेजर करता है। जब इसकी वोल्टेज मेजर हो जाती है तो फिर क्या करता है ये, फिर तीसरे मरले में इस वोल्टेज को वो बाइनरी, ठीक है, बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी जीरो और वन में तब्दील कर देता है। फिर कंप्यूटर इस डाटा को आसानी से समझ लेता है और हमें पता चल जाता है। ठीक है, हम फिर अपना आउटपुट आराम से ले लेते हैं। तो यहां से यहां तक इसका आंसर भी है। होपफुली अब आपको ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले आप एक क्वेश्चन लिखें, व्हाट हैपेंस टू एन एलईडी इन रिवर्स बायस। ठीक है, ये सवाल लिखें और इसका जवाब लगा लें। वन का यहां से लेकर आपने यहां तक लगाना है, यहां से स्टार्ट करना है, वन का आंसर यहां तक लगा लेना है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर वो क्वेश्चन ये कर रहा है, कह रहा है कि व्हाट हैपन टू एन एलईडी इन रिवर्स बायस।
तो इसके अंदर वो ये कह रहा है अगर एलईडी को रिवर्स बायस में लगाया जाए तो क्या होता है। तो देखें सिंपल सी बात है कि फॉरवर्ड बायस हमने पढ़ा, तो फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन रीजन क्या हो जाती थी, छोटी हो जाती थी और करंट आसानी से बहती थी। लेकिन रिवर्स बायस में बिल्कुल उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है कि देखिए डिप्लेशन रीजन जो है वो मजीद छोटी हो जाती है, करंट गुजर नहीं पाता, इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में मिल लेते जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है ना वो आपस में मिल नहीं पाते और रिकॉम्बिनेशन भी नहीं होता और फोटोन पैदा नहीं होता, इसीलिए एलईडी रोशनी भी पैदा नहीं करती रिवर्स बायस के अंदर। ठीक है, तो सिंपल यहां से पढ़ के देखें, इन द रिवर्स बायस कंडीशन पॉजिटिव एन साइड एंड नेगेटिव टू पी साइड द डिप्लेशन रीजन विडेंस प्रिवेंटिंग द फ्लो ऑफ करंट। तो क्या कह रहे हैं, आपके पास रिवर्स बायस जो है उस कंडीशन में पॉजिटिव एन साइड पर, नेगेटिव पी साइड पर होता है। ठीक है, टर्मिनल की बात कर रहा है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एन साइड के साथ होता है और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो पी साइड के साथ मिलाया जाता है, कनेक्ट किया जाता है बैटरी का। और कह रहा है डिप्लेशन रीजन क्या हो जाता है, बहुत मजीद छोटी, वो मजीद वीक हो जाती है। ठीक है, प्रिवेंटिंग द फ्लो ऑफ करंट, और जो करंट है वो गुजर नहीं पाती एंड एज अ रिजल्ट जिसके नतीजे में क्या होता है, नो लाइट इज इमिटेड, कोई लाइट वहां पर फ्लो नहीं करती। ठीक है, इमिट नहीं करती, निकलती नहीं है। ठीक हो गया, तो यहां से यहां तक कर लेना। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट है कि व्हाट इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ये आपने लगा लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको यहां से लगाएं। वैसे तो ये यहां से भी बन सकता था आफ्टर सर्टेन थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, लेकिन आप यहां से लगाएं। जो बच्चे पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, वो यहां से लगाएं, यहां से ज्यादा बेहतर है इन दिस ग्राफ से। तो यहां से यहां तक आपने लिख लेना है और उसके साथ ये वाला ग्राफ आपने बनाना है, वो मैं आपको ग्राफ भी बता देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि आपने देखना है, पहले ग्राफ को देखते हैं, ग्राफ को। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफ है ना उसमें देखें, ये आपके पास जो है ये वोल्टेज है। ठीक है, ये आपके पास करंट है। ठीक हो गया, ये देखें इस तरह से लाइन जा रही है, इसका मतलब है कि वोल्टेज बढ़ता जा रहा है। लेकिन अचानक क्या होता है कि वोल्टेज जो है वो रुक जाता है और साथ ही जैसे एक लिमिट आती है, एक हद आती है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर वोल्टेज रुकता है, साथ ही करंट इतना इंक्रीज कर जाता है। तो ये रेड लाइन शो कर रही है कि इस पॉइंट पर आकर वोल्टेज रुका है और करंट जो है मजीद बढ़ गया है। एक खास लिमिट पर आके वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हुआ है, मतलब उस खास वोल्टेज पर आकर जो करंट की लिमिट है ना वो बहुत बढ़ गई है, करंट जो है वो फ्लो करना तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये इसके अंदर बता रहा है इस ग्राफ के अंदर। तो अब हम अगर इसको देखें तो हमारे पास क्या है, थ्रेशोल्ड। पहले आप समझें कि हमारे पास थ्रेशोल्ड वोल्टेज का होता है। शुरू में जब हम एलईडी को वोल्टेज देते हैं ना तो बहुत कम करंट बहती है। ठीक है, तो इसीलिए एलईडी रोशनी नहीं होती, मतलब एलईडी रोशनी नहीं देती। लेकिन जैसे ही वोल्टेज एक खास हद लिमिट तक पहुंचती है ना, तो अचानक से देखें ग्राफ के अंदर भी एक खास लिमिट तक पहुंची है ना, तो अचानक से करंट क्या कर गया है, करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसी की वजह से एलईडी रोशनी देती है। और इसी खास वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इन दिस ग्राफ इट ऑब्जर्व दैट इनिशियली स्मॉल करंट फ्लो एज द वोल्टेज इंक्रीज, के शुरू में ग्राफ के अंदर जो है वो बहुत हल्का सा जो है वो वोल्टेज करंट जो है वो बढ़ रहा था और वोल्टेज इंक्रीज हो रहा था। तो और हाउएवर लिहाजा आफ्टर सर्टेन थ्रेशोल्ड वोल्टेज अ सडन शार्प इंक्रीज इन द करंट अकर रिजल्टिंग इन लाइट इमिशन। लेकिन जैसे ही वोल्टेज एक खास हद तक, एक खास लिमिट तक पहुंचती है तो अचानक करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी की वजह से क्या होता है, रोशनी इमिट होती है। ठीक है, रोशनी निकलती है। ठीक हो गया, तो आपने यहां से यहां तक इसका आंसर कर लेना है। नेक्स्ट अगर आप नीचे चलें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहां पर आपने क्वेश्चन लिखना है, राइट एनी 4 एप्लीकेशन ऑफ एलईडी। एलईडी की आपने 4 मेन एप्लीकेशंस बतानी है, वो यहां से आपने चौथा आंसर लगाना है, यहां से यहां तक। ठीक हो गया, तो हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन में देखिए रेडियोज हैं, लैंप्स हैं, डिजिटल क्लॉक्स हैं, कैलकुलेटर है, वीडियो डिस्प्ले है, रिमोट कंट्रोल है एंड मॉडर्न लाइटनिंग सिस्टम है। इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं, आप कोई भी 4 अच्छे से याद कर लें। ठीक है, अच्छे से आपने ये 4 याद कर लेनी है। ठीक है, और उसके अलावा एक क्वेश्चन ये है 3 वाला, ये आप लिख लें, ऑन व्हाट डज द कलर ऑफ एन एलईडी डिपेंड। ये क्वेश्चन लिख लें, दोबारा पढ़ देता हूं, ऑन व्हाट does
द कलर ऑफ एलईडी डिपेंड। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन लिख लेना और इसका आंसर जो आपने लगाना है वो आपने यहां से लगाना है, यहां से द कलर से स्टार्ट करना है और यहां पर जो है इमिटेड लाइट तक। अब वो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है एलईडी का कलर किस चीज पर डिपेंड करता है। तो अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो एलईडी का कलर उन सेमीकंडक्टर मटेरियल पर डिपेंड करता है जिनसे इसे बनाया जाता है। ठीक है, जिनसे इसे बनाया जाता है ना, उस पर डिपेंड करता है। और यही मटेरियल रोशनी की वेवलेंथ तय करते हैं। ठीक है, ये जो मटेरियल होते हैं यही तय करते हैं कि कितनी वेवलेंथ होगी, और वेवलेंथ कलर को डिटरमाइन करती है। ठीक है, तो आसान अगर मिसाल दूं तो अगर मुख्तलिफ मटेरियल इस्तेमाल करेंगे तो रेड एलईडी है, ग्रीन एलईडी है, ब्लू एलईडी है, तो मुख्तलिफ कलर्स हासिल होंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आपने यहां से लेकर यहां तक इसका आंसर लगा लेना है। ठीक हो गया, अब नीचे चलें तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन लिख लेना है व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एलईडी, कि एलईडी की अहमियत क्यों है या एलईडी को अहम क्यों समझा जाता है। ठीक है, तो सिंपल आप देखें एलईडी जो है, एलईडी की बहुत सी खूबियां हैं। कम बिजली इस्तेमाल करती है, ज्यादा रोशनी देती है। ठीक है, उसके अलावा अगर देखें तो ज्यादा देर तक चलती भी है, हीट भी कम पैदा होती है, एनर्जी भी बचती है, तो कितने सारे फायदे। ठीक हो गया ना, तो इसीलिए एलईडी का बहुत किरदार है हमारी डेली लाइफ में और एडवांस टेक्नोलॉजीज में। और क्यों, क्योंकि ये सबसे अहम काम करती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डायरेक्ट कन्वर्ट करती है लाइट में। ठीक है, तो आपने 5 का आंसर यहां से यहां तक लगा लेना है। होपफुली अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इस पेज पर हम आगे 19.4 टॉपिक पढ़ने लगे हैं। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैंने इससे प्रीवियस पेज क्यों नहीं पढ़ाया, तो आप बच्चे ये वाला पेज पढ़ेंगे ना पूरा, तो इसमें भी वही बातें लिखी हुई हैं जो प्रीवियस में है। उसमें से आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, टाइम जाया करने वाली बात है, तो इसीलिए आप ये पेज में आपको पढ़ाऊंगा, इंशाल्लाह आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान से सुने, इसमें से पेपर ज्यादा बनेगा। प्रीवियस पेज पर कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि वहां पर सवाल बन रहे हैं आप याद करने या कुछ ऐसा, तो फिर इसीलिए हम वक्त को जाया नहीं कर सकते। फिर से मैं टॉपिक नेक्स्ट पर आ गया हूँ। देखिए लॉजिक गेट्स, पीछे भी मैंने आपको लॉजिक गेट्स के बारे में बताया। यहाँ पहले क्वेश्चन लिखे व्हाट आर लॉजिक गेट्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिख लें व्हाट आर लॉजिक गेट्स, जिसका आंसर यहां से लेकर यहां तक लगाना है आपने। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखे नेम फॉर डिवाइसेस दैट यूज इन लॉजिक गेट्स, आपने उन डिवाइसेस के नाम लिखने हैं जो लॉजिक गेट्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहां से यहां तक लगाना है। पहले हम समझते हैं कि हमारे पास लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। लॉजिक गेट्स एक ऐसे बुनियादी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं जो इनपुट, बाइनरी इनपुट और जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं उनको सरअंजाम देते हैं। ठीक है, मतलब ये सिंपल आसान अल्फाजों में कहूँ तो कंप्यूटर हमारी जुबान नहीं समझता, वो सिर्फ 2 चीजें समझता है, 0 और 1। ठीक है, 0 से मुराद क्या है, ऑफ है, और 1 से मुराद क्या है, ऑन है। तो लॉजिक गेट इन्हें दोनों वैल्यू पर फैसला करती है कि कंप्यूटर को किस तरह चलाना है और किस तरह काम करेगा कंप्यूटर। तो यहाँ पर आपने देख लें, अ लॉजिक गेट इज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ डिजिटल सर्किट्स दैट परफॉर्म अ लॉजिकल ऑपरेशन लाइक एंड और नॉट। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स क्या है, बेसिक कंपोनेंट्स हैं किसके, डिजिटल सर्किट्स के, जो कि लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं लाइक एंड और नॉट। ठीक है, यहां से यहां तक आपने कर लेना है। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखें तो आपको मैंने क्या बताया कि नेम बताने हैं उन डिवाइसेस के जो कि लॉजिक गेट्स के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो वो हमारे पास कौन कौन से हैं, स्मार्टफोन्स हैं, कंप्यूटर हैं, कैलकुलेटर हैं, डिजिटल वॉचेस हैं। आपने यही 4 नाम याद कर लेने हैं। नेक्स्ट अगर हम नीचे चलें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। अब आपने इनको बड़ा ध्यान से सुनना है कि मैं क्या बता रहा हूं। जब आप सुन लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे और आसान भी लगेंगे। सबसे पहले एंड गेट की बात करें तो एंड गेट के 2 इनपुट होते हैं। कितने इनपुट होते हैं, 2 इनपुट होते हैं। ठीक है, और 1 आउटपुट होता है। ठीक है, सिर्फ 1 आउटपुट होता है और 2 इनपुट होते हैं। अगर जब दोनों इनपुट 1 होंगे ना, जैसे ए और बी है ना, तो ये दोनों जब 1 होंगे तो फिर ये जो हमारे पास जो है एंड गेट जो है वो मुकम्मल होगा, फिर इसका आउटपुट भी 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों में से ए और बी में से कोई एक भी 0 हो जाएगा ना, तो आउटपुट हमें 0 ही मिलेगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ट्रुथ टेबल देखें इसका, देखें ए की वैल्यू है 0 0 1 1, फिर बी की हम लिखते हैं 0 1 0 1। ठीक है, अगर मैं इसका ए डॉट बी करूं तो देखो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा, 0 0 1 जा 0
1 0 जा 0, लेकिन 1 1 जा 1 आ गया। तो ये आपको समझ आ गया ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पर मतलब दोनों इनपुट जो है वो 1 होंगे तो आउटपुट भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज सारे उसमें क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इसके अंदर आता है ना एंड गेट के अंदर, तो आपने बस ये याद कर लेना है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो इसके अंदर आपने ये लॉजिक गेट्स ऑपरेशंस देखने हैं कि आपके पास जो लॉजिक इक्वेशन है वो क्या है, वो आपने याद रखनी है कि आपके पास क्या होती है, x इज इक्वल टू a डॉट b। ये लॉजिक जो है ना इसकी इक्वेशन है, लॉजिक इक्वेशन कहते हैं इसको, ठीक है। तो उसके अलावा ये सर्किट बनाना है आपने, ये सर्किट याद रखना है, ठीक हो गया। ये और यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है। उसके बाद अगर हम नीचे दूसरे वाले गेट पर चलें तो और गेट की बात करें तो हमारे पास और गेट क्या है। आसान अल्फाजों में अगर कहें तो और गेट के भी ना 2 इनपुट होते हैं, ठीक है। 2 इनपुट होते हैं और 1 आउटपुट होता है। लेकिन अगर कोई एक इनपुट भी जो है ना वो 1 हो ना तो आउटपुट 1 ही होता है, ठीक है। और इसकी जो लॉजिक इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू a प्लस बी। प्लस करना है ना, तो यहाँ पर वैसे ही a लिखा 0 0 1 1, b लिखा 0 1 0 1। तो देखें 0 को 0 में ऐड करेंगे तो 0 ही होगा, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1। देखा आपने कि एक 0 है एक 1 है, लेकिन दोनों को ऐड किया तो आउटपुट हमारे पास 1 ही आ रहा है। तो इसलिए 1 को प्लस करें 0 में तो भी 1 आएगा, और 1 को 1 में ऐड करें तो भी 1 ही होता है, ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है कि 1 1 प्लस करें तो हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक इसकी डेफिनेशन कर लें, और ये इसकी इक्वेशन है, लॉजिक इक्वेशन है, और ये इसका जो है सर्किट डायग्राम है। आपने ये भी करना है, ट्रुथ टेबल भी करना है, और यहां से यहां तक इसकी बस डेफिनेशन करनी है, और कुछ भी ना करें। फिर अगर नीचे चलें तो नॉट गेट आ जाता है। तो जो हमारे पास नॉट गेट है उसके अंदर भी देखें आप कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास जो है वो नॉट गेट में सिर्फ एक जो है वो इनपुट है, और जो है वो एक ही आउटपुट है, मतलब एक इनपुट है और एक आउटपुट है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या होता है, ये इनपुट को उलट देती है, मतलब ये कि इन्वर्टर है ये, इसे इन्वर्टर भी कहते हैं। क्यों इन्वर्टर कहते हैं, देखें ए के ऊपर क्या है, बार है ना, तो इसकी लॉजिक इक्वेशन है x इज इक्वल टू a बार। तो आप 0 1 लिखा आपने, तो यहाँ पर a बार का मतलब है कि आपने इसका उलट कर देना। 0 है तो 0 का क्या हो जाएगा 1, और 1 है तो उसका क्या हो जाएगा 0। तो ये इसका ट्रुथ टेबल हो जाएगा, ये इसकी लॉजिक इक्वेशन है, और उसके अलावा ये सर्किट डायग्राम है। ये आपने तीनों चीजें अच्छे से कर लेनी है, और इसकी डेफिनेशन यहां से शुरू करनी है, और आपने जो है नेक्स्ट पेज पर आए तो ये वर्षा तक आपने कर लेना है, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम नैन गेट की बात करें तो नैन गेट के अंदर अगर नेक्स्ट देखें ना, हमारे पास नैन गेट है। अब ये नैन जो है ना वो 2 वर्ड का मजमुआ है, ये याद कर लें। नैन गेट से मुराद है एंड और नॉट, ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। एंड और नॉट का जो कॉम्बिनेशन है ना उसको हम नैन गेट बोलते हैं। अब बेसिकली हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, यानी पहले जो है वो एंड गेट काम करती है, और फिर नॉट गेट जो है ना इस रिजल्ट को उलट देती है, ठीक है। मतलब सिंपल फाजों में ये कि पहले जो है एंड गेट काम कर लेगी, काम जब उसने कर लिया तो उसके बाद नॉट गेट का क्या काम है, वो उसके रिजल्ट को उलट देती है, उल्टा देती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इससे ज्यादा बेहतर समझ आएगा। पहले आप इसका सर्किट डायग्राम देख लें। यहाँ पर 2 आउटपुट हैं, पहले एंड गेट काम करेगा फिर नॉट गेट काम करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आउटपुट आपकी यहाँ पर जो लॉजिक इक्वेशन है वो याद कर लें, x इज इक्वल टू a डॉट b, ऊपर बार है, ठीक है। बार से मुराद है कि रिजल्ट को उलट करेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसके ना 2 सर्किट है, एक ये सर्किट है एक ये सर्किट, आप कोई भी बना सकते हैं, दोनों ही ठीक है, ठीक है। उसके अलावा ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। देखें आउटपुट 2 इनपुट है ना आपके पास, एक 0 0 1 1 फिर 0 1 0 1। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, देखें a डॉट b पहले आप निकाल लिया करें ताकि आपको आसानी हो। देखें 0 डॉट 0 मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा, और 0 को बार की वजह से उल्टा दें, रिजल्ट को उल्टा दें, तो 0 को उल्टाएंगे तो 1 हो जाएगा। फिर
जीरो मल्टीप्लाई बाय वन क्या होता है, जीरो होता है, फिर जीरो है, इसके ऊपर बार होने की वजह से हम जीरो को किस में कन्वर्ट कर देंगे, जीरो का उलट क्या हो जाएगा, वन। इसी तरह वन को जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी जीरो आएगा, और जीरो की जब हम बार लेंगे तो क्या हो जाएगा, वन। फिर वन मल्टीप्लाई बाय वन क्या होता है, वन होता है, तो वन का जब हम उलट करेंगे बार लेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। इस तरह से इसका ट्रुथ टेबल कंप्लीट होता है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। तो आपने इसके अंदर इसकी यहां से लेकर यहां तक डेफिनेशन याद कर लेनी है, ये सर्किट डायग्राम याद करनी है, उसके अलावा इसकी लॉजिक इक्वेशन लेनी है, उसके अलावा सर्किट को देखना है और ट्रुथ टेबल देख लेना है। ठीक है, ये अक्सर पेपर में आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी कर लेना है। उसके अलावा अगर आप नॉर गेट की बात करें तो वो उससे भी आसान है। इसमें भी ये सीन होता है कि आपके पास जो है सबसे पहले जो है वो आपकी ये जो दो कॉम्बिनेशन से हैं, इसके कॉम्बिनेशन किस किस के साथ हैं, और नॉट के साथ। ठीक है, ये दोनों मिलते हैं ना, तो इनके कॉम्बिनेशन की वजह से क्या बनता है, नॉर गेट बनता है। अब यहाँ पर हमारे पास पहले जो है वो और गेट काम करता है। ठीक है, पहले और गेट काम करता है, उसके बाद फिर क्या होता है कि जब और गेट अपना काम कर लेता है फिर जो नॉर गेट आउटपुट को ना उल्टा देता है, जो आउटपुट आई होती है फिर उसको उलट देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, तो किस तरह से जैसे ऊपर हमने पढ़ा नैन गेट में, इसी तरह इसका भी यही काम है। देखिए यहाँ पर ये दो आउटपुट है, इसकी इनपुट है और ये इसका आउटपुट है, फिर इसका नॉट लगा हुआ है, फिर ये उसके बाद लॉजिक इक्वेशन बन जाती है, x इज इक्वल टू ए प्लस पी बार। ये आपने याद रखना है, ये लॉजिक इक्वेशन जो है वो एमसीक्यूज में वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, सर्किट्स पूछ सकता है, ट्रुथ टेबल पूछ सकता है, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल देखें ना, ये ए आपके पास इनपुट है, बी भी इनपुट दिया हुआ है, तो यहाँ पर प्लस है ना, तो पहले प्लस करें, जीरो को जीरो में ऐड किया तो जीरो हो गया, तो जीरो को उल्टाएंगे, इस बार की वजह से हम क्या करेंगे, पलट देंगे, तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, वन। इसी तरह जीरो में प्लस वन किया तो वन हो गया, वन का जब बार लेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। फिर वन में जीरो ऐड किया तो फिर क्या हो गया, ये हो गया वन, और वन को जब हम बार लेंगे तो बार आ जाएगा, बार की वजह से क्या हो जाएगा, जीरो। फिर वन प्लस वन मतलब टू होता है, और टू हमारे पास बेसिकली होता ही क्या है, वन। ये याद रखना है, वन प्लस वन टू होता है, तो टू का हमारा जो बाइनरी सिस्टम होता है उसमें वन ही होता है, तो वन है, और बार लेने की वजह से क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो आपने इसके अंदर यहां से यहां तक आंसर याद कर लेना, उसके अलावा आपने ये सर्किट डायग्राम याद कर लेनी है, ये उसकी लॉजिक इक्वेशन याद करनी है, और उसके साथ साथ आपने ये ट्रुथ टेबल कर लेना है। दोस्तों दो डायग्राम्स बनाई हुई हैं, आप कोई भी एक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने दोनों करनी है। ठीक है, बस आपको पहचान होनी चाहिए कि पहले और गेट काम करता है फिर नॉट गेट काम करता है, इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम अगले पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 19.5 है, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। इसके अंदर आ रहा है एक बर्गलर अलार्म और दूसरा फायर अलार्म सिस्टम। अब हम सबसे पहले बर्गलर अलार्म को देखते हैं कि ये बर्गलर अलार्म होता क्या है। देखें, इसमें जो है सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखना है, व्हाट कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन अ बर्गलर अलार्म सर्किट। कौन से कंपोनेंट, कौन से हिस्से जो है वो हम या यूज करते हैं जो है बर्गलर अलार्म सर्किट के अंदर। आपने याद रखना है, नैंड गेट होता है यूज, एलडीआर यूज होता है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर हम कहते हैं जिसे, पुश बटन यूज होता है, स्विच यूज होता है, और यहाँ बैटरी नहीं लिखा, बैटरी भी यूज होती है। ठीक है, तो आपने यहां से यहां तक इसका आंसर लगाना है। उसके अलावा इसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा है वो ये है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ बर्गलर अलार्म सिस्टम। बर्गलर अलार्म सिस्टम का पर्पस क्या है, मकसद क्या है। देखिए बच्चे, अगर बर्गलर अलार्म के मकसद की बात करें तो हमारे पास इसका जो है ना वो एक ही मेन मकसद होता है। मेन मकसद क्या है आपके पास के बर्गलर अलार्म सिस्टम का मकसद चोरी या गैर मिजाज दाखिले, अनऑथराइज्ड एंट्री का पता लगाना, कि फौरन अलार्म बज जाता है कि अगर कोई गैर बंदा दाखिल हो जाता है ना तो फिर फौरन से अलार्म बजता है, तो लोगों को फिर जो है पकड़ लेते हैं, चोर को पकड़ लेते हैं या उसको खबरदार कर देते हैं कि इस तरह आपने जो है वो मुदाखला मना, आपका अंदर नहीं आना। तो इसका आंसर आपने जो है ना वो यहां से लगाना है, यहां से लेकर यहां तक। This simplest yet effective circuit ensure the alarm is targeted in response to unauthorized entry, making it a practical burglar alarm system.
ठीक है, कि बर्गलर अलार्म सिस्टम का मकसद चोरी या गैर मजाज दाखिले अनऑथोराइज एंट्री से मुराद क्या है, गैर मिजाज दाखिले का पता लगाना और फौरन अलार्म बजाकर लोगों को खबरदार करना। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर इनफ है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि ये काम किस तरह करता है, समझा मैं सारा देता हूँ, फिर आप देख लीजिएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दी। अब हम देखें तो ये हमारे पास सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये LDR क्या है। अब LDR को देखें तो LDR होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ये एक ऐसा रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस ना रोशनी के मुताबिक जो है वो बदलती रहती है। कभी जो है वो मतलब जब ज्यादा रोशनी पड़ती है तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, जब रोशनी बंद हो जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो मतलब इस तरह से इसका रिलेशन होता है आपस में। ठीक है, अब ये हमारे पास काम किस तरह करता है, जो हमारे पास ये बर्गलर अलार्म है ना, ये किस तरह से काम करता है। पहला देखें, पहला स्टेप ये है कि जब LDR पर रोशनी पड़ रही हो ना तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। दूसरे नंबर पर स्टेप ये है कि अगर चोर रोशनी रोक दे, मसलन लाइट बीम के सामने आ जाए, तो LDR की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है तो अगर चोर पुश बटन पर पांव रख दे तो इनपुट 0 हो जाता है। चौथा, किताब में जो है उन्होंने नैंड गेट इस्तेमाल की है ना, तो नैंड गेट की खास बात क्या थी कि A 1 हो और B भी 1 हो, पर आउटपुट क्या देती थी, 0। तो बाकी तमाम हालात में 1 ही होती थी। तो नतीजा क्या निकला, नतीजा ये कि रोशनी बंद हो जाए या स्विच दब जाए तो दोनों ही काम एक साथ हो जाए तो अलार्म बच जाता है। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी के लिए लगाया जाता है। ठीक हो गया, होपफुली अब आपको ये समझ आ गया होगा। नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फायर अलार्म सिस्टम। ठीक है, ये अब हमारे पास क्या होता है इसको हम देखते हैं। यहाँ पर आपने पहले क्वेश्चन लिखने हैं, 2 मेन क्वेश्चन आपने लिख लेने हैं यहाँ पर, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। पहले आप लिख लें क्वेश्चन, यहाँ पे लिखें राइट मेन पार्ट्स ऑफ फायर अलार्म सिस्टम, राइट मेन पार्ट्स ऑफ फायर अलार्म सिस्टम। और उसके अलावा आपने दूसरा क्वेश्चन लिखना है विच सेंसर आर यूज्ड इन अ फायर अलार्म सिस्टम। ठीक है, विच सेंसर आर यूज्ड इन अ फायर अलार्म सिस्टम। अब आपने चौथे का आंसर पहले यहां से लेकर यहां तक लगाना है, इट कंसिस्ट से लेकर सप्लाईज तक। ठीक है, इट कंसिस्ट से स्टार्ट करें और सप्लाईज तक कर लें। और उसके अलावा पांचवे का आपने आंसर जो है वो यहां से लगाना है, द अलार्म से लेकर यहाँ इंडिकेट फायर तक। ठीक है, ये नीचे आ जाए इंडिकेट अ फायर तक। ठीक हो गया, उसके अलावा आपके पास जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपने लिख लेना है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायर अलार्म सिस्टम। तो इसका आंसर आपने स्टार्ट से लगाना है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। अब मैंने आपको सवाल लगवा दिया, अब इसको जो है ना हम पढ़ लेते हैं कि ये बता क्या रहा है, क्या होती है ये चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ फायर अलार्म सिस्टम, कि इसका क्या मतलब मकसद क्या है, फायर अलार्म सिस्टम का मकसद क्या है। देखिए, फायर अलार्म सिस्टम का मकसद आग को इब्तदाई मरहले में डिटेक्ट करना और अलार्म बचाना और लोगों को महफूज तरीके से बाहर निकालने का वक्त देता है। ठीक है, वक्त देना है। तो सिंपल हो गया हमारे पास। तो यहां से अगर आप पढ़ें तो अ फायर अलार्म सिस्टम डिटेक्ट द फायर एट अर्ली स्टेज बाय द सेंसिंग स्मोक एंड हीट, ट्रिगरिंग एन अलार्म टू वार्न पीपल एंड प्रोवाइड टाइम टू टेक एक्शन। ठीक है, कि हमारे पास अलार्म जो फायर अलार्म सिस्टम है उसका मकसद इब्तदाई मरले में डिटेक्ट करना स्मोक को, हीट को, और उसके साथ अलार्म बजाना है ताकि लोग जो है वो महफूज तरीके से ना बाहर निकल जाएं और वक्त से बच जाए। मतलब वक्त के अंदर ही अंदर वक्त खत्म होने से पहले पहले वो बाहर निकलता है जल्द से जल्द। ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया है राइट मेन पार्ट्स ऑफ फायर अलार्म सिस्टम। तो वो हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास देखें यहां से इसका आंसर हमने चौथा यहां से, तो इट कंसिस्ट ऑफ अलार्म स्टार्टिंग डिवाइस लाइक स्मोक डिटेक्टर एंड हीट सेंसर, अलार्म डिवाइसेस सच सिरेंस और फायर कंट्रोल सिस्टम लाइक स्प्रिंकलर्स एंड पावर सप्लाईज। तो ये 4-5 चीजें हम यूज करते हैं। सिंपल स्मोक डिटेक्टर, हीट सेंसर हो गया, अलार्म हो गया। ठीक है, ये जो सिरेन लिखा हुआ है ना ये अलार्म है।
ठीक है। और उसके अलावा फायर कंट्रोल सिस्टम और पावर सप्लाई, ये सारी चीजें आपने कर लेनी, ये नाम याद करने हैं बस, और कुछ भी नहीं है। उसके अलावा नीचे चलें तो ये हमारे पास लिखा हुआ है कि विच सेंसर आर यूज इन अ फायर अलार्म सिस्टम। हम फायर अलार्म सिस्टम के अंदर कौन सा सेंसर यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसका जवाब क्या है कि स्मोक डिटेक्टर और जो हीट सेंसर होता है वो, और स्मोक डिटेक्टर, ये दो सेंसर हम यूज करते हैं। मतलब फायर अलार्म सिस्टम में दो ही बुनियादी सेंसर होते हैं, एक स्मोक डिटेक्टर होता है और दूसरा हमारे पास हीट सेंसर होता है, ठीक है। तो सिंपल याद करना आपने, ये यहां से यहां तक इसका आंसर है, आपने ये लगा लेना है। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास ये ब्रेन ट्रेजर में वो बता रहा है, किताब में पूछा जा रहा है कि अगर स्मोक हो या हीट हो तो अलार्म बजनी चाहिए, तो कौन सी लॉजिक गेट इस्तेमाल होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और गेट, सिंपल सी बात है, क्योंकि और गेट में अगर कोई एक इनपुट भी एक हो ना तो आउटपुट भी एक ही हो जाती है, तो सिंपल आंसर है इसका, तो हम यहाँ लिख सकते हैं और गेट, ठीक हो गया। उसके अलावा हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, हमारे पास ये लास्ट चैप्टर का पेज है, तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख लेना है कि विच कंपोनेंट कैन बी यूज टू मेक द बेसिक फायर अलार्म। फिर बोल रहा हूं, विच कंपोनेंट्स कैन बी यूज टू मेक बेसिक फायर अलार्म। इसका आंसर आपने यहां से लगाना है, बेसिक फायर अलार्म से लेकर यहां तक। जो बेसिक फायर अलार्म में हम चीजें यूज करते हैं ना, वो थर्मिस्टर्स होता है LM358, ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, जर्मेनियम डायोड होता है, ठीक है। LM341 वोल्टेज रेगुलेटर होता है, NE55 टाइमर IC होता है, ठीक है। ये चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किसी भी अलार्म फायर अलार्म सिस्टम के अंदर। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपने जो यहाँ पर लिख लेना है वो ये है, when is an fire alarm target, ठीक है। तो इसका आंसर आपने यहां से लगाना है यहां तक। फॉर इंस्टेंस, ठीक है, इंस्टेंस a circuit with logic gates can process input from smoke and heat sensor target the alarm। तो सिंपल है कि आपके पास क्या होता है कि वो जैसे ही कोई हीट या स्मोक गुजरती है ना या आती है तो एकदम अलार्म टारगेट कर जाता है, ठीक है। इस तरह से जो है वो हम महफूज कर लेते हैं लोगों को और कंडीशन को संभाल लेते हैं, ठीक है। आपने यहां से यहां तक इसका आंसर लगा लेना है और यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला हुआ, कुछ समझ ना आया हुआ, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम एजुकेशनल वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।